Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we are going to start some of the important question answers, short question answers related to the chapter Should Wizard Hit Mommy। ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, इस चैप्टर में फिर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस किया आपके लिए आपके साथ, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ एक्सरसाइज भी देने का बात मैंने आपसे कहा। उसके बाद हम लोग ये सेक्शन शुरू कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये मैं बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो उस कैटेगरी में आता है, चार तरह के कैटेगरी में ये आ सकता है। अलग अलग बोर्ड्स के अनुसार, जैसे सीबीएसई बोर्ड अलग है, झारखंड बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है। तो वैसे बोर्ड्स के अनुसार मार्क्स जो हैं वो कोई इसको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, लेकिन शुरू होगा 2 नंबर से, ठीक है, 2 से नीचे नहीं। 2 मार्क्स किसी बोर्ड में यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, और कभी यही क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी किसी में पूछ सकता है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में एक तरह से समझिए तो वो उस क्लास में मैंने एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। मैंने सिर्फ आप लोगों को तरीका बताया था, है ना, कि अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे, तो उन अलग अलग कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से उनको वीडियो को देखना चाहिए। जैसे वैसे स्टूडेंट्स जो लोग को लगता है कि उनका इंग्लिश बैकग्राउंड ठीक ठाक है, गुड है, या वेरी गुड है, या एक्सीलेंट है ना, एवरेज है, एवरेज से जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको नॉलेज इंग्लिश का है, एवरेज नॉलेज, किसी को लगता है कि गुड नॉलेज है उसको, किसी को लगता है कि हमको इंग्लिश का वेरी गुड नॉलेज है, ठीक है, किसी को लगता है कि आई एम एक्सीलेंट इन इंग्लिश, है ना। तो सारे कैटेगरीज हुए, ये ऊपर वाले हुए कैटेगरीज। अब आते हैं नीचे, कि इसके नीचे एवरेज से जो शुरू किए थे उसके नीचे भी कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स के। इससे इसको नकारा नहीं जा सकता। आप अब सब स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 12th के, वो अपना स्टैंडर्ड खुद तय कर सकते हो और कोई नहीं तय कर सकता। आप ही बता सकते हैं अपने मन में, आप ही समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं, particularly in English, according to your previous background in English। क्लास 1 से तुम पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10 तक पढ़ा होगा, क्लास 11th पढ़ा होगा। तो ये जो क्लासेस है ना, इनमें जितना अंग्रेज़ी का ज्ञान तुमको दिया गया, उस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा करंट स्टेटस क्लास 12th में इंग्लिश का स्टैंडर्ड का स्टेटस क्या होगा, और सबका डिफरेंट होगा। जो एवरेज और उससे एक्सीलेंट तक के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो वैसे भी तो होंगे जो एवरेज से नीचे रहेंगे, जिनको उतनी सुविधा नहीं मिल पाई अंग्रेज़ी बैकग्राउंड की, तो वो क्या रहेंगे, वो तो बिलो एवरेज रहेंगे, एवरेज से नीचे। उनको समझने में, उनको बहुत सारे स्पेलिंग्स, बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, एक जो होता है ना जिसको बोलते हैं फ्लुएंटली पढ़ना,
फ्लुएंटली पढ़ना इंग्लिश को, कोई भी इंग्लिश की किताब दे दे तुमको और बोले कि इसको पढ़ो, तो जो लोग फ्लुएंटली उसको पढ़ लेते हैं वो लोग उधर फिर उसके ऊपर कितना कोई समझ पाता है, कितना कोई कम नहीं समझ पाता है। अगर फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं तो वो लोग से शुरू हो जाता है एवरेज कैटेगरी। अब अगर वो वैसे भी तो स्टूडेंट्स हैं जो जिसको आप वही चीज़ सेम चीज़ दीजिए अगर, तो वो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएगा उसको इंग्लिश में। ऐसे भी तो स्टूडेंट्स हैं जो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएंगे उसको। क्यों? वो अटक अटक के पढ़ेंगे, पहला। दूसरा कि उनका उच्चारण अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स उनका अलग होगा, रुक रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। और सेंटेंस में कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है, ये सब उनको नहीं मालूम है। किसी तरह वो अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं। मतलब जैसे अगर वर्ड लिखा हुआ है जैसे एक वर्ड कॉमन वर्ड जो ले लेते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ कॉलेज और स्कूल में जो पद होता है, प्रिंसिपल का पद, मैं उस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी ऐसे बच्चे जो क्लास 10th 11th पास कर चुके हैं, और उनमें से कुछ बच्चे तो मतलब अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, मतलब 75 80 मार्क्स आया है, कुछ बच्चों का 60 आया है, 55 आया है। उसमें मैंने देखा कि 60-40 का रेशियो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 60% बच्चे जो हैं वो सही स्पेलिंग लिख पाते हैं प्रिंसिपल का, और 40% बच्चे ऐसे हैं जो सही स्पेलिंग नहीं लिखते, और वो शुरू से वही स्पेलिंग लिखते आ रहे हैं। उनकी गलती भी नहीं है, उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा। अनफॉर्चुनेटली ये उनका कोई फेलियर नहीं है, स्टूडेंट का फेलियर नहीं है, है ना। बैकग्राउंड ऐसा रहा कि वो प्रिंसिपल का स्पेलिंग, प्रधानाध्यापक वाला, वो लिखते हैं PLE, PRINCI, P, यहाँ तक सबका सही रहता है एक जैसा, PRINCI P, यहाँ तक एक जैसा रहता है। उसके बाद 60% स्टूडेंट्स लिखते हैं P के बाद AL, प्रिंसिपल, और 40% स्टूडेंट लिखते हैं P के बाद LE, और उसको भी पढ़ते हैं प्रिंसिपल। तो वो बच्चे भी हैं जो बिलो एवरेज हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं क्लास 12th में ही, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, किसी के भी हों स्ट्रीम के। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश पढ़ना या मीनिंग या सेंटेंस बनाना, उसमें वो वेरी वीक हैं, वेरी वीक कैटेगरी में भी हैं तो स्टूडेंट्स। और ये कौन जान सकता है? ये सिर्फ वही स्टूडेंट जान सकता है जो इस कैटेगरी में है कि हाँ, हम बहुत कमज़ोर हैं अंग्रेज़ी में, मेरा अंग्रेज़ी में ना बहुत हाथ तंग है। भले हम मैथ्स में 100 में 85 ले आते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ना हम 100 में 45 ही ला पाते हैं या 50 ही ला पाते हैं।
क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है। ये वो बच्चे खुद समझ सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ये पता है, जो कि पता होना भी चाहिए कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप वेरी वीकर, मतलब जो वीक कैटेगरी जो हुआ, उससे अगर आप बिलोंग करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम अंग्रेज़ी मैथ्स में 80 क्रॉस कर जाते हो और अंग्रेज़ी में 40 में अटक जाते हो। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं आपके बीच, परिस्थिति ऐसी होती है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे क्लास 12th में जो साइंस के बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखते हैं या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखते हैं। ये उनका, जो साइंस के हैं वो लोग समझते होंगे, पीसीबी और पीसीएम रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये दोनों में से वो लोग चुनते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर इकोनॉमिक्स में से एक चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आता है इंग्लिश का। तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, वो मतलब साथ में फ्री में एक मुसीबत उन बच्चों के लिए मिल जाता है जो लोग इंग्लिश में उतने अच्छे बैकग्राउंड के नहीं हैं, ठीक है। और जो अच्छे बैकग्राउंड के भी हैं उनको भी इंग्लिश तो पढ़ना ही है, इंग्लिश कोर। इंग्लिश एक इलेक्टिव होता है, वो अलग है, उसका सिलेबस अलग है, बुक्स अलग हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सीबीएसई में पूछता है और जो दूसरे बोर्ड्स में पूछता है, वो एनसीईआरटी बुक जो फॉलो करते हैं, हम लोग उसको फॉलो कर, ये चैप्टर्स हम लोग उससे डील करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने आप को ना कमज़ोर स्थिति में पाते हैं कि मैं कमज़ोर स्थिति में हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस उनके कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग थोड़ा अपने लेवल पे, जिस लेवल पे वो है ना, अगर 45 पर हैं मार्क्स में, तो अगर वो सीरियसली वीडियोस को देखे, एक वीडियोस चैप्टर्स का या जो भी वीडियोस बनाए हैं, सीरियसली देखें 20 से 25 मिनट का, और मैंने जैसे बताया 3 वीडियो एक सिटिंग में देखे, कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से 3-3 वीडियो। अगर कोई बच्चा जो वीकर सेक्शन में अपने आप को समझता हो, वीकर हो, अगर वो ऐसा कर लेता है, इतना डेडिकेशन दिखाता है, तो मैं उसको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि 45 के कैटेगरी में अगर वो है सेकेंड डिवीज़न में, तो निश्चित रूप से वो प्रोग्रेस करके जा तो कहीं तक सकता है, लेकिन कम से कम 60 तक पहुंच जाएगा। 60 से नीचे नहीं। 45 लाने लायक अगर स्टूडेंट है, वो अगर सीरियसली फॉलो करे, वीडियोस को देखे, थोड़ा डेडिकेशन दे, फोकस दे, तो 45 वाला स्टूडेंट जो है ना, उसको हम कम से कम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, या ये समझो कि उससे हम ये एक तरह का चैलेंज करते हैं कि तुम वीडियोस को देखो और तुम्हारा जब एग्ज़ाम होगा तो फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स में
जो कि पहले तुम 45 में थे, 45 मार्क्स में थे इंग्लिश में, वो तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स जो है वो कम से कम बढ़ के 60s में चला जाएगा। 60s मतलब 60 या 60 से ऊपर। अब 60 और 60 से ऊपर कितना जाएगा इसका मतलब ये डिपेंड करता है वो तुम्हारे डेडिकेशन के ऊपर। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो लोग क्लास 10 तक, जब क्लास 10th का एग्ज़ाम फाइनल पास करके आते हैं, फर्स्ट डिविजनर होते हैं और उनका परसेंटेज होता है 80s में, मतलब 89% मार्क्स है सर 10th क्लास में मेरा, झारखंड बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, ठीक है, 89% मार्क्स है सर, हम साइंस लेंगे, ठीक है। उनको हम देखते हैं हर साल, एवरी सेशन, 10 सालों का जो मेरा अनुभव है इस चीज़ का, वो हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो पाते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो मार्क्स उनका क्लास 10th का रहता है, ठीक है, उसमें से फिर से रेशियो में अगर हम बांटें तो 60-40 का रेशियो फिर होता है। मतलब 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डिज़र्व करते हैं उतना मार्क्स, लेकिन 40% ऐसे भी बच्चे होते हैं उसमें से जो उतना मार्क्स डिज़र्व करते नहीं, उनको मिल गया बाय लक, बाय चांस मिल गया उसको, और वो खुद इस बात को जानता है। सबसे मज़ेदार बात है कि वो स्टूडेंट खुद इस बात को जानता है कि हमको मतलब वो जब इंग्लिश का एग्ज़ाम दे करके आया होगा क्लास 10th का, तो सोचा होगा कि हमको अपना जोड़ा होगा कि पास तो कर जाएंगे, 45 चाहे 50 नंबर तक तो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मान लो जोड़ के कोई स्टूडेंट रखा। तो जब उसका रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने लिखा ही उतना था, उनको दिखेगा कि मेरा 70 मार्क्स आ गया इंग्लिश में, 20 नंबर ज़्यादा उनके उम्मीद से। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर साल ऐसा देखता हूँ, उन बच्चों से मिलता हूँ। तो और इसके उल्टा एक कैटेगरी ऐसा भी रहता है जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि सर मेरा 93% आया है 10th में, 93% जैक बोर्ड का या CBSE बोर्ड का जो भी हो, 93% का मतलब समझते हो, एक्सीलेंट कैटेगरी में है वो, ठीक है। तो उसका इंग्लिश का मार्क्स जब पूछते हैं तो बोलता है सर इंग्लिश में मेरा बाकी सारे सब्जेक्ट्स से कम आया है, मतलब जैसे 93% है टोटल अगर, तो बोलता है कि इंग्लिश में सर हमको 78 ही आया है, मान लो इस तरह से। अगर वो ही इंग्लिश में 78 के जगह 93 इंग्लिश में भी आता तो उसका परसेंटेज समझ लो कि 96-97 भाग जाता, सारा सब्जेक्ट में बढ़िया। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि इंग्लिश के वजह से, इंग्लिश में कम मार्क्स मिलने, बाकी सब में 80s, 85, 89 या 90s में है, बाकी सब में, और इंग्लिश में आके अटक जाता है 60 पे, 65 पे, 70 पे, 75 पे। तो वहाँ नुकसान हो जाता है उन बच्चों को, किस चीज़ का, मार्क्स का। ऐसे बच्चे भाई हैं
और जो जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा क्लास 10th में कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि मेरा 80 तो क्रॉस कर जाएगा, मैंने इतना लिखा है 80 क्रॉस कर जाएगा इंग्लिश में, और जब रिज़ल्ट आएगा तो देखेगा कि मेरा मान लो 67 आया है 80 के जगह। मतलब वो श्योर था कि 80 प्लस रहेगा, लेकिन फाइनल जब रिज़ल्ट देखेगा ना तो देखेगा मेरा 67 68, मतलब 12-13 नंबर कम, 15 नंबर कम आए हैं उसको उम्मीद से। और इधर दूसरे तरफ जो 45 सोच के रखा था वो देखेगा कि हमको 65 आ गया। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। क्लास 12th में भी ऐसा होता है लेकिन थोड़ा कम है उसमें। क्लास 10th में यही दो कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और वो सबसे अच्छा स्टूडेंट्स ही जान पाएंगे कि किसको कितना डिज़र्व, कौन कितना डिज़र्व करता है और किसको एक्स्ट्रा मिल गया है बाय चांस बाय लक, चाहे जो बोलो, और किसको बैड लक के वजह से जितना आना चाहिए था इंग्लिश में उतना नहीं आ पाया। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कहूँगा, पर एश्योरेंस वर्ड ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ कि मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं और आप मेरे वीडियोस के एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं लाइन बाय लाइन, जो टेक्स्ट का करते हैं वो एकदम लेक्चर 1 से, ठीक है, और उस तरह से 3-3 वीडियो एक क्लास के समझ के, और वो फिर आप समझते हैं, नोटबुक रखते हैं, नोट करते हैं कुछ जो आपको नया मिला, वहाँ नया जो कोई वर्ड मिला, जानकारी नोट करते हैं। ऐसा अगर करते हैं, सिर्फ पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तक ऐसा करते हैं, तो फिर ना उन बच्चों को किसी तरह के क्वेश्चन आंसर का टेंशन नहीं रहेगा, पहला बात। और दूसरा कि वो अपने आप को 12th में इंग्लिश का जो मार्क्स आएगा उसमें वो देखेंगे कि वो प्रोग्रेस जो होगा 10 नंबर का हो, चाहे 15 नंबर का हो, 20 नंबर का भी हो सकता है, 25 नंबर का भी प्रोग्रेस हो सकता है। कि अगर आप 60 ला रहे थे तो हो सकता है आप 75 ले आएँ, 75 ला रहे थे तो हो सकता है आप 90 ले आएँ। ये एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ कि ये होगा अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशंस को ठीक से देखिए, चैप्टर्स के बारे में जो मैं एक्सप्लेनेशंस देता हूँ। और ये मेरे तरफ से एक आप चैलेंज भी समझ सकते हैं। डू इट एंड देन सी व्हाट रिजल्ट इट विल गिव यू इन द फाइनल मार्कशीट ऑफ योर क्लास 12th। ऐसा करके देखो, तुम्हारा क्लास 12th का मार्कशीट जो रहेगा ना, उसमें इंग्लिश का जो मार्क्स रहेगा उसमें तुमको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये मैं श्योर कर सकता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर तुम एक्सप्लेनेशंस देख लिया, यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एनी टाइप, ऑफ एनी कैटेगरी, लाइक MCQ में आ जाए, चाहे 2 नंबर का आ जाए, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से, चाहे 5 नंबर का आ जाए, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन काहे नहीं आ जाए, उस कैटेगरी का भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम इसके बारे में, इस स्टोरी, इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं, A to Z जानते हैं। पूछने दो कहाँ से पूछेगा, और जितना ज़्यादा मार्क्स का पूछेगा उतना ज़्यादा बताएंगे उसको, ऑब्वियस है। वर्ड लिमिट्स
एक ही क्वेश्चन है, उसको 2 नंबर के लिए भी दे सकता है, तो उसमें उसको जो बताना है उसको 25-30 शब्द में बता देंगे। अगर उसी क्वेश्चन को वो 2 नंबर के जगह 6 नंबर का देता है, सेम क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? जो इंफॉर्मेशन देना है हमको, उस इंफॉर्मेशन को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बढ़ाएंगे। मेरी बात समझो कि इंफॉर्मेशन जो देना है, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो 30 वर्ड में दे देते हैं आंसर। अगर वही क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का, तो क्या करोगे? क्या करना चाहिए? कैसे होता है आंसर्स? वो जो की इंफॉर्मेशन है ना, जो की इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन के आंसर का, खाली नंबर के अकॉर्डिंग उसकी जो रीज़न है उसके थोड़ा ऊपर से, मतलब उस स्टोरी में उसके 4 लाइन ऊपर से अपना मतलब इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, और जो बात हमको बोलनी है वो बात 4 लाइन के बाद आएगी, और फिर उसी घटना के बाद क्या हुआ था और आगे 4 लाइन उसके बारे में लिखेंगे। तो 6 मार्क्स का हो गया। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मार्क्स का आएगा, उसके वर्ड के अनुसार, उसके कीवर्ड्स के अनुसार उसका लेंथ तय करना चाहिए। और ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि 2 नंबर का आएगा तो यही क्वेश्चन सर बोलते हैं कि यही क्वेश्चन 8 नंबर का आ जाएगा, तो कैसे करेगा? सर तो इतना ही छोटा आंसर दिए हैं, ये 8 नंबर कैसे होगा इसमें से? सर तो इतना ही छोटा आपको पढ़ा रहे हैं ना हम आंसर, और यही क्वेश्चन पूछ देगा 8 मार्क्स के लिए, तो तुम समझोगे कि तुम फंस गए, और मन ही मन तुम मुझे कोसोगे कि सर तो ये 2 नंबर में बताए थे, आ गया 8 नंबर का। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ करना नहीं होता है, एकदम जो सही तरीका है ना, वो ये है कि अगर मार्क्स ज़्यादा है क्वेश्चन का वेटेज, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का वर्ड लिमिट्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मान लो 4 लाइन का आंसर था, मैंने आपको मान लो ये बताया, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 नंबर के कैटेगरी में या 3 नंबर के कैटेगरी में, दोनों में ये आ सकता है। तो जितना आंसर इसमें लिखा है ना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मेरे वाला लाइन के हिसाब से, तो 5 लाइन्स यहाँ पर हैं, लाइन्स, सेंटेंसेस नहीं, लाइन्स। और मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा, तो तुम को इतना आंसर से काम चल जाएगा, ये वर्ड लिमिट से। इसको रटना नहीं, जिसको रटना है वो रटे, जिसको नहीं रटना है मैं बताता हूँ कि जो मैं की आंसर में जो मैं की वर्ड्स बोलता हूँ, वो वर्ड्स को खाली आपको यूज़ कर देना है अपने कैटेगरी इंग्लिश के नॉलेज के अनुसार, जैसे यूज़ कर लो, लेकिन की वर्ड वो दिखना चाहिए वहाँ। जिनको रटना है रटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव योर ओन कैपेबिलिटीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा, सेम क्वेश्चन, हाँ, और पूछ दिया 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में, अब तो तुम्हारे मन में ये बात आएगा ना कि सर तो इसको 2 नंबर का क्वेश्चन के कैटेगरी में बताए थे, 6 नंबर का आ गया, तो करे क्या? इतना लिखेंगे तो मार्क्स 6 नंबर में से कितना देगा? तो 6 नंबर में से 6 नंबर देगा नहीं, क्योंकि 5 ही लाइन है, और 6 नंबर का जो तुम्हारा वर्ड लिमिट रहेगा वो लगभग मान लो इसके डबल रहेगा, 10 लाइन। 2 या 3 नंबर को ये सेटिस्फाई करता है लेंथ, तो 6 नंबर का आ गया, तो इसका डबल लेंथ होना चाहिए आंसर का, तो 5 ये है तो 10 लाइन का आंसर होना चाहिए,
लेकिन क्वेश्चन यही है, आंसर आपको 10 लाइन में देना है क्योंकि 6 नंबर का आ गया, और आंसर आपको हम कितना लाइन का यहाँ पढ़ाए हैं, 5 लाइन का। तो वैसे सिचुएशन में सिर्फ आपको ये करना होता है कि अगर आपने जो टेक्स्ट बुक है, स्टोरी जो है टेक्स्ट बुक में, अगर आपने उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो क्या करना है कि अब इसमें इस आंसर में ये तो कीवर्ड्स शामिल हम कर दिए 2 या 3 मार्क्स के लिए। अगर 8 मार्क्स में, 6 मार्क्स में पूछ दे तो स्टोरी में इस घटना से ऊपर का जो घटना था, इस जहाँ से घटना ये शुरू हुआ आंसर, इसके ऊपर से भी तो कुछ घटना होगा ना स्टोरी में, तो उसको 3 लाइन ऊपर के घटना से शुरू करें, ठीक है, फिर ये लिखें 5 लाइन, और फिर 3 लाइन इसके, ये जो लिखे हैं आप, इसके बाद जो हुआ था स्टोरी में 2-3 लाइन उसके बारे में लिखें, और ये बीच में रहेगा। क्वेश्चन अगर सेम है, आंसर अगर क्वेश्चन का नंबर जो है वेटेज ज़्यादा है, तो आपको ये रखना ही रखना है, बस इसमें कुछ एडिशंस करने पड़ेंगे। शुरुआत, अच्छा तरीका तो ये है कि शुरुआत में भी थोड़ा ऐड करना पड़ेगा कुछ, और अंत में भी थोड़ा कुछ ऐड करना पड़ेगा। और ये ऐड क्या करेगा, कहाँ से करेगा, जिसको कहानी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पता है, वो ऐड कर लेगा। जिसको अच्छा इंग्लिश है वो अच्छे इंग्लिश में ऐड कर लेगा, जिसका थोड़ा कमज़ोर इंग्लिश है वो थोड़ा कमज़ोर इंग्लिश में ऐड कर लेगा, लेकिन कर लेगा। इसके थोड़ा ऊपर ऐड कर लेगा, इसके थोड़ा नीचे ऐड कर लेगा, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रहेगा तो फिर उसको एक और, मतलब उसके इवैल्यूएशन के अनुसार 6 में से उसको 2 तो नहीं देगा, ठीक है, 6 में से जो लोग वीक ये में भी आते हैं उसको 6 में से 4 ज़रूर मिल जाएगा, और जो अच्छे थोड़ा बैकग्राउंड में हैं उनको 6 में से 5, 5.5, 6 कुछ भी मिल सकता है। तो दोनों तरह के कैटेगरीज जो हैं, क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं है। और मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या पोयम का एक्सप्लेनेशन जितना दिमाग लगाना है तुमको, वर्ड्स में, मीनिंग्स में, एक्सप्लेनेशन में, सारा दिमाग ना, सिर्फ और सिर्फ 100% दिमाग उसके उस चैप्टर और उसमें दिए गए स्टोरी पर लगाओ। 100% में 5% भी क्वेश्चन आंसर के बारे में मत सोचो। 100% दिमाग तुम वहाँ रखो, उसके बाद तुमको क्वेश्चन आंसर के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगा ही। कुछ सैम्पल्स जैसे मैं दे दूँगा, और अब उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस दूँगा जो आप आराम से कर लेंगे, ये मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि ये कहानी जो आपने पढ़ा, शुड विजार्ड हिट मॉमी, इन शुड विजार्ड हिट मॉमी व्हाट कस्टम डिड द ऑथर रेफर टू। तो वर्ड क्वेश्चन में जैसे आंसर का कीवर्ड होता है, तो क्वेश्चन का भी एक कीवर्ड होता है, क्या पूछ रहा है, किस बारे में। तो जो लोग पढ़ा होगा ना लाइन बाय लाइन, उसको ये वर्ड जरूर उसके दिमाग में आएगा कि कस्टम वर्ड आया था इस चैप्टर में,
जब टेक्स्ट बुक में ही आया था, जब पढ़ाया जा रहा था उस समय टेक्स्ट बुक में ही ये कस्टम वर्ड आया था और मैंने कस्टम के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि कस्टम किसको बोलते हैं, किस किस तरह चीज़ को कस्टम बोला जा सकता है। तो ये कस्टम वर्ड इस क्वेश्चन का हो गया कीवर्ड, ठीक है। जब अब ये कस्टम वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। लेकिन कीवर्ड क्या रहेगा? कस्टम। तो जो लोग कस्टम वर्ड को पकड़ लेंगे और रिलेट कर लेंगे कहानी से, रिलेट वही लोग कर पाएंगे जो पढ़ेंगे एकदम वर्ड बाय वर्ड। वो लोग रिलेट कर लेंगे तुरंत कि किस कस्टम की बात की जा रही है। और फिर उसका आंसर जो मैं ये देता हूँ ये बस सैंपल है। इसमें जो कीवर्ड्स है कस्टम के बारे में, वो कीवर्ड्स को मैं बोल दूंगा, बता दूंगा, बताते वक्त बताता हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं, ये वर्ड्स नज़र आने चाहिए। सेंटेंस तुम जो बना लो अपना कैटेगरी के अनुसार, और वो अगर शामिल करता है कीवर्ड्स को तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कहानी में क्या कहीं तुमको किसी कस्टम के बारे में ऑथर बताया है, और अगर बताया है तो क्या है वो कस्टम? शुड विजार्ड हिट मॉर्निंग। तो जो लोग कहीं भी पढ़े होंगे या मेरे वीडियोस देखे होंगे, वो लोग रिकॉल करो कि कस्टम कहीं आया था या नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।